नमस्कार दोस्तों। हमारा प्रधानमंत्री यानी भारत का प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ कायर है बल्कि झूठा है और मक्कार भी है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, यह बात उन्हीं के अपने भाषण से साबित होती है जो उन्होंने संसद में दिया संविधान पर चर्चा के दौरान। और नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के दिए भाषण झूठ और नफरत के पुलिंदे थे। इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास ना तो देश के लिए कोई ब्लूप्रिंट है, ना ही देश के लिए कुछ करने को है। और जब वो बार बार हमारे देश के उन महान महापुरुषों, शहीदों के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं तो इससे उनका चाल चरित्र, चेहरा पता चल जाता है कि वो कितने घातक हैं इस देश के लिए और कितने निर्लज्ज हैं इस देश के लिए कि वह मृत आत्माओं को भी सम्मान तो न सही, लेकिन उनको उचित स्थान भी नहीं दे सकते, चंद स्थान भी नहीं दे सकते। जी हां, यही स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, भारत के नहीं, क्योंकि उन्होंने भारत की कोई बात नहीं की, तो उन्होंने 1 घंटा 45 मिनट यानी पौने 2 घंटे का सबसे बड़ा भाषण दिया। और जब सबसे बड़ा भाषण दिया हो संविधान पर चर्चा के विषय पर, तो निश्चित रूप से उस पर बात होगी कि इतना कीमती समय उन्होंने लिया। 1 घंटे के कई करोड़ रुपया खर्च होते हैं संसद की कार्यवाही में, 1 घंटे के। तो इतने दिनों तक सदन का वक्त बर्बाद करने के बाद जब वो पौने 2 घंटा बोले और उस दौरान उन्होंने जो बोला वो केवल बोरिंग और बोरिंग था। और यही नहीं, पिछले 100 सालों से वो जो झूठ फैलाते आए हैं वही झूठ फैला रहे थे। और पिछले सालों, दशकों से, या कहेंगे करीब 1.5 सदियां हो गई हैं, 75 साल से जो झूठ बोलते आ रहे हैं वही झूठ बोला उन्होंने। तो यह स्थिति थी। उनके भाषण में एक बार भी कोई रचनात्मक बात नहीं थी और वो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कोई कलाकार बोल रहा हो। तो यह स्थिति है। वो बार बार भाषण में 11 जुमलों का दोहराव कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। जब वो वंशवाद की बात करते हैं तो यह नहीं बताते हैं कि आज उनकी पूरी पार्टी वंशवाद का शिकार है और वंशवाद खुद उसी सदन में नजर आ रहा था जो उनके अगल बगल बैठा हुआ था। इससे आप समझ सकते हैं। तो जब वंशवाद की बात, इसके बाद में SC, ST, OBC, दलितों और इनके जो आरक्षण को, इनको जो मिले संवैधानिक संरक्षण है, उसको जिस तरीके से खत्म किया गया है, अवैध तौर पे खत्म किया गया है, उस पर कोई बात नहीं थी। आबादी और सब पर कोई बात नहीं थी। भाषण में कोई दम तो नहीं था, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल था और इसका केवल अपने लिए लाभ पहुंचाने के सिवाय कुछ नहीं था। और उस संविधान पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार, नेहरू परिवार पर हमला करते नजर आ रहे थे। उसी की आलोचना के सिवाय उन्होंने सारा वक्त इसी पर लगा दिया। वो न तो स्वतंत्रता आंदोलन पर बता पा रहे थे कि उनका एक भी व्यक्ति, उनकी विचारधारा का एक भी व्यक्ति जिसने इस देश के लिए शहादत दी हो यानी शहीद हुआ हो, या
उनका एक भी व्यक्ति जो कभी जेल में बंद रहा हो, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह से वो धर्मनिरपेक्षता पर कोई बात नहीं कर रहे थे, जिसे अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और वो जिस तरह से भाषण दे रहे थे उससे आप समझ सकते हैं कि यह पूरी तरीके से कोरा और झूठा था। और जब वो संविधान पर चर्चा कर रहे थे तो न युवाओं के भविष्य की बात कर पा रहे थे, न महिलाओं की बात कर पा रहे थे, न लोगों को वाजिब हक देने की बात कर पा रहे थे। और यही नहीं, इनके रक्षा मंत्री जो नंबर 2 है लाइन में, उनकी राजनाथ सिंह की भी स्थिति कमोबेश इसी तरह थी। वो इंदिरा गांधी और नेहरू जी पर संविधान बदलने और न जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते हैं कि खुद वो क्या कर रहे हैं। वो संविधान के मूल की हत्या कर रहे हैं। और उन्होंने, जो नेहरू और इंदिरा गांधी ने संविधान में जो बदलाव नहीं किया, जो संशोधन किए, उसके जरिए इस देश को ताकत दी, इस देश को एकता के सूत्र में बांधा और इस देश को सशक्त किया है। तो यानी आप यह समझ सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? तो नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो मनुस्मृति कहती है। नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो उनके गुरु द्रोणाचार्य, एक गरीब आदिवासी एकलव्य का, दलित एकलव्य का अंगूठा काट करके उसका हुनर छीन लेते हैं। यह बात राहुल गांधी ने बता दी। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सिर्फ 2 भाषणों को ही यदि जोड़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल नाटक क्या है। और वो इस पूरे उससे पर्दा उठा देते हैं। तो जब पर्दा उठा देते हैं तो समस्या होती है, क्योंकि राहुल गांधी वही बात कहते हैं कि उनकी विचारधारा, इंडिया की विचारधारा, वो देश में संविधान को लेकर आई है और सब ने मिलकर इस संविधान को बनाया है, उसकी रक्षा की है। तो यह है, यहां पर 2 किताबों की लड़ाई, एक तरफ मनुस्मृति है और दूसरी तरफ संविधान। तो जब संविधान और मनुस्मृति की लड़ाई हो तो फिर बात कर लेते हैं ये आ कहां से गया और जो जो बखान करते हैं वो कहां से आ गया। तो सबसे पहले कि जो आज डॉक्टर अंबेडकर के लिए न जाने क्या क्या बोल रहे थे, उसका जवाब है कि विनायक दामोदर सावरकर ने संविधान का विरोध करते हुए लिखा था और कहा था कि यह संविधान स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें मनुस्मृति का स्थान नहीं है, इसमें मनुस्मृति की व्यवस्थाएं नहीं है। यानी वो मनुस्मृति को संविधान के तौर पे चाहते हैं, वह आम जन के, उस दलित के हाथ से तैयार किए गए उस प्रारूप वाले संविधान को नहीं चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों को नहीं चाहते। यह इसका सबूत है। इसका सबूत है कि आरएसएस के प्रमुख तत्कालीन के.एस. सुदर्शन ने बाकायदे स्पष्ट कहा था कि भारत के संविधान का वो विरोध करते हैं और वो यह संविधान स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें मनु संहिता की कहीं पर रूपरेखा नजर नहीं आती है, उन्हें यह संविधान स्वीकार नहीं। अब आप सोचिए, ये वही आरएसएस के लोग हैं जिनके लोगों ने, आरएसएस और जनसंघ बीजेपी जो आज है उसके ही लोगों ने रामलीला मैदान में रैली करके संविधान की प्रतियां जलाई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया था। तो जो यह लोग हों तो उनको क्या कहेंगे। अब आ जाता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे और
क्या किसने किया है, उनके विचारों को कायम रखा है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इफ देयर इज अ पॉलिटिकल इक्वलिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि यदि राजनैतिक समानता है लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है, तो राजनैतिक समानता खत्म हो जाएगी। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रति सौंपते हुए जो कहा था वह भी जान लीजिए। उन्होंने साफ साफ क्रेडिट दिया था कि यह कांग्रेस के अनुशासन का ही, कांग्रेस के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज इतना बेहतर संविधान तैयार हो सका और हम उसे आज स्वीकार कर पा रहे हैं, अन्यथा यह संभव नहीं था। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद यह बात कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या योगदान था, क्योंकि संविधान यूं ही नहीं बन गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद बीएन राव को सर बीएन राव कह के संबोधित किया था। क्यों किया था? क्योंकि सर बीएन राव वही उस समय के आईसीएस ऑफिसर रहे थे जिन्हें पूरे दुनिया में दौड़ा करके संविधान का प्रारूप तैयार करने में सबसे अहम भूमिका अदा की थी। और वो बीएन राव संविधान सभा में उस चीज के लिए मौजूद थे। तो उन बीएन राव ने जो किया वो निश्चित रूप से उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका क्रेडिट दिया था, तो कि यदि वो नहीं होते तो शायद ये संविधान इस तरह तैयार नहीं हो पाता। इन सारी चीजों को देखें। बहरहाल अब आता हूं कि संविधान की जब बात होती है तो कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे है, इसको देख लीजिए। सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने 1925 में संविधान बनाने के लिए, एक भारत का संविधान हो इसके लिए विचार रखे थे और इसके लिए उन्होंने यह बात कही थी। तो जब उन्होंने इसकी मांग रखी थी तब अंग्रेज जो भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्कन हेड, उन्होंने 1925 में चुनौती दी थी कि यदि विभिन्न संप्रदाय की आपसी सहमत से वे संविधान का मसौदा तैयार कर लें तो ब्रिटिश सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक ढंग से विचार कर सकती है। इसके बाद ही संविधान के बारे में उन्होंने चुनौती दे दी थी कि भारतीय तो संविधान बना ही नहीं सकते। जब नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकारा और जब वो 1928 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि 12 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन किया और इसमें सभी छोटे बड़े 29 दलों के संगठन को बुलाया और उनसे कहा क्या कोई संविधान का मसौदा तैयार कर सकता है। तमाम सारे लोगों में तमाम मतभेद थे, सब कुछ था, बात नहीं बनी। तब मोतीलाल नेहरू ने 19 मई 1928 को फिर से मुंबई में एक बैठक की और उस बैठक के बाद में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्य, जिसमें 2 मुस्लिम थे, बाकी 8 सदस्य जो थे वो हिंदू थे, तो हिंदू और दूसरे उसके बाद में ये उस कमेटी ने मिलकर के एक संविधान का मसौदा तैयार किया और प्रस्तुत किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने फाइनल किया। उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त मई में उन्होंने किया, 19 मई को, और 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
और जब यह प्रस्तुत की गई और यह रिपोर्ट ब्रिटेन सरकार को सौंपी गई, और तब उन्हें यह चुनौती स्वीकार करते हुए दिया गया कि देखिए, हम संविधान भी बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। जब मोतीलाल नेहरू जी ने यह रिपोर्ट दी, तब इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1930 में यह कहते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया कि यह बहुत प्रगतिशील है, यानी बहुत मॉडर्न सोच रखती है कि जिसमें सभी को अधिकार मिले, मौलिक अधिकार हो, सभी को जो तमाम पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित वर्ग हैं और जो गरीब मुसलमान हैं, उन्हें आरक्षण देने की व्यवस्था करे। और इस तरह से करने का था तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने प्रांतीय राज्यों को भी हक देने की बात की थी और सब कुछ किया था। तो इसलिए अंग्रेजी हुकूमत को यह समझ में नहीं आई, क्योंकि इसमें डोमेनियन स्टेट उस समय मांगा गया था। इसका हालांकि विरोध खुद पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहते हुए किया था कि हमें डोमेनियन स्टेट नहीं, हमें पूरा भारत चाहिए। तो आप इससे समझ सकते हैं। बहरहाल उसके बाद में अगली ही बार 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि वही रिपोर्ट आधार बनी जिस पर जब संविधान सभा बनी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान क्या होगा इसकी प्रस्तावना दी और उस प्रस्तावना पर संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। यानी आप शुरुआत देखिए, पिता ने की और पिता के बाद बेटे ने प्रस्तावना देकर कि इस पर संविधान बनेगा शुरुआत की, और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में अपने सदस्य का इस्तीफा दिलाकर लेकर आए और उन्हें वो किया। तो इससे जान लीजिए। अब नरेंद्र मोदी गिनाते हैं कि कांग्रेस ने पाप किए, तो कांग्रेस ने पाप किए तो वो भी देख लीजिए कि कांग्रेस ने कैसे पाप किया, कि उन्होंने आपातकाल लगाया। आपातकाल लगाने के लिए जो कारण घोषित करने के लिए संविधान में किए गए, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए। संविधान में आपातकालीन प्रावधान एक अपने ही तरह का संघीय गणराज्य, आपातकाल के दौरान इसमें एकात्मक कार्य क्षमता होती है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संघीय ढांचे को विशेष घोषित किया, क्योंकि आपातकाल के दौरान यह पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है। आपातकालीन स्थिति में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण तंत्र एकात्मक गुण बन जाता है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान किया जाता है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही इसकी शुरुआत की थी कि यह होना चाहिए। उसी आधार पर सबसे पहली बार भारत चीन युद्ध के दौरान आपातकाल लगाया गया। आपातकाल 3 स्थितियों में है, युद्ध के काल में, आर्थिक संकट के काल में और जो राजनीतिक संकट के काल में। तो ये तीनों कारण मौजूद थे। तो जब चीन से युद्ध हुआ 1962 में, आपातकाल लगा जो 1968 तक चला था। इससे समझ लीजिए। और इसके चीन की युद्ध हुई और उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध हुआ। सारे युद्ध के दौरान ये रहा और ताशकंद समझौते के साथ यह आपातकाल खत्म हुआ था। तो यह जान लीजिए। इसके बाद में आपातकाल हटा और दूसरी आपातकाल की घोषणा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और उसके बाद में दूसरा आपातकाल खत्म करने की स्थिति में हम नहीं आ पाए थे। इसी समय तीसरा आपातकाल लगाना पड़ा राजनीतिक कारणों से, क्योंकि रामलीला मैदान में रैली करके भारत की सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को विद्रोह करने के लिए भड़काया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कातिलाना हमला हुआ था और
तमाम देश के सांसदों विधायकों को जबरन मार मार कर धमका कर उनसे इस्तीफों पर साइन कराए जा रहे थे। और अमेरिका की CIA के एजेंट बनके हमारे देश के कुछ राजनेता उस समय जो संघ और उससे जुड़े हुए थे, वो किस तरीके से देश को अस्थिर करने का काम कर रहे थे। इसलिए 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया। सोचिए आप, और वो जो आपातकाल तीसरा लगाया गया वो 23 मार्च 1977 को खुद इंदिरा गांधी ने खत्म किया। वो चाहती तो सन 80 तक चला सकती थी, वो चाहती तो उससे भी आगे चला सकती थी, व्यवस्थाएं बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद जो बात कहते हैं नरेंद्र मोदी कि कांग्रेस ने 75 बार संविधान में तो उन्होंने संविधान नहीं बदला, बल्कि उसमें ऐड किया है, कुछ बदला नहीं है, उसमें जोड़ा है। जो सेकुलर शब्द संविधान के मूल ढांचे में था उसे लाके प्रस्तावना में जोड़ा। इसी तरीके से महिलाओं और सबको हक देने के लिए उसे जोड़ा, गरीबों को हक देने के लिए जोड़ा, तो गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को हक देने के लिए, और इस देश में तमाम सारे राज्यों को जोड़ने में उन सब के लिए संशोधन हुआ, हटाया नहीं गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए किया गया, किस तरीके से तमाम निजी हाथों से सबको बचाने के लिए किया गया, और इस देश को समृद्ध बनाने के लिए किया गया। आपने क्या किया है? पाप तो आपने किया है। इस देश को बेरोजगार बना रहे हैं। इस देश की आर्थिक जो क्षमता पूरे आम जन में बांटी गई थी उसे आपने चंद हाथों में सौंप दिया है, अडानी अंबानी जैसे। और आपने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को ग्रैब कर लिया है और उनमें RSS के लोगों को बैठा दिया है। उनकी योग्यता सिर्फ RSS की है। और आपने इस देश के लोगों के ऊपर तानाशाही थोप दी है। कहीं किसान मारे जा रहे हैं, कहीं दलित मारे जा रहे हैं, कहीं आदिवासी मारे जा रहे हैं, तो कहीं मणिपुर लगातार जल रहा है। 2.25 साल हो चुके हैं। और आतंकवाद जम्मू कश्मीर में हो या दूसरी जगह हो, लगातार हो रहा है। वो बीभत्स घटनाएं हुई हैं, चाहे पुलवामा की हो, चाहे जो हो। तो उस तरह की घटनाएं कभी भी कांग्रेस के शासन में तो नहीं हुई जो आपने आग लगाई है। और आप के लोग जब प्रशंसा करते हैं उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आग लगाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। कभी वाइस चांसलर बनते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो कभी अंग्रेजों के लिए मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं और भारत के बंटवारे का प्रस्ताव, पंजाब के बंटवारे का और बंगाल के बंटवारे का प्रस्ताव वही पेश करते हैं कि दोनों को बांट दिया जाए। यानी भारत के बंटवारे के भी दोषी वही है। तो जिन्हें आप इतना महान आदर्श बताते हैं वही थे जिन्होंने इस बर्बादी की नींव रखी थी। तो इससे जान लीजिए, आपने बनाया कुछ नहीं है। पंडित नेहरू ने हो, इंदिरा गांधी ने हो, राजीव गांधी ने हो, जिनको आप पानी पी पी के कोसते हैं, उस परिवार ने बलिदान किया है इस देश में। न सिर्फ अपने जीवन दिए हैं, बल्कि अपनी सारी संपत्तियां दी हैं। और जो आज का यदि उसका मूल्य निकाल ले तो वो करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए की होती है। जितनी ना अदानी अंबानी की, दोनों की, सबकी संपत्तियां जोड़ने के बाद जितनी नहीं होंगी, उतनी सिर्फ उन्होंने इस देश को दान दे दी। तो इससे आप समझ लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस परिवार से आते हैं। और इसलिए आप नेहरू और गांधी के परिवार को कोसते हैं, क्योंकि उस परिवार की आप बराबरी नहीं कर सकते, तो आप उनकी हत्याएं कराते हैं और सावरकर और गोडसे मिलकर यह अपराध करते हैं।
यह सत्य है। और वही अपराध आज आप कर रहे हैं जब देश को जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आपने दिया कुछ नहीं, दिया सिर्फ है अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का पूंजीवाद बनाने का काम, और छीना है इस देश का सुकून, इस देश की बढ़ती हुई व्यवस्था, आम आदमी को। आपने अग्निवीर बनाया है इस देश को। जय